सितंबर 1965। पंजाब की सरजमीन कांप रही थी। आसमान में लड़ाकू विमान गरज रहे थे और जमीन पर टैंकों की गड़गड़ाहट थी। दोनों पड़ोसी देश भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने थे। यह सिर्फ जमीन की जंग नहीं थी, यह सम्मान, गौरव और अस्तित्व की लड़ाई थी। आज हम 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की परतें खोलने जा रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रिप्ट है जो इस ऐतिहासिक घटना के हर पहलू को सामने रखती है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये युद्ध क्यों शुरू हुआ, इसकी अहम घटनाएं क्या थी और इसका दोनों देशों पर क्या असर पड़ा। बिल्कुल, यह युद्ध अगस्त सितंबर 1965 में लड़ा गया था और इसके केंद्र में हमेशा की तरह जम्मू कश्मीर का मुद्दा था। हालांकि इसका अंत युद्ध विराम और ताशकंद समझौते से हुआ, लेकिन इसने दक्षिण एशिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आखिर ये चिंगारी भड़की कहां से? हमारे सामने जो स्क्रिप्ट है वो इशारा करती है कि इस टकराव के बीच तो 1947 से ही थे, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध ने हालात बदल दिए। पाकिस्तान को लगा कि उस युद्ध के बाद भारतीय सेना शायद कमजोर पड़ गई है। हाँ, और इसी सोच ने ऑपरेशन जिब्राल्टर को जन्म दिया। ये एक बहुत ही दिलचस्प नाम है। अगस्त 1965 में हजारों पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीरी लोगों का भेष बदला और नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय कश्मीर में घुसपैठ कर दी। तो मतलब उनका मकसद साफ था, कश्मीर के अंदर एक विद्रोह खड़ा करना, एक बगावत को हवा देना ताकि भारत अंदर से ही अस्थिर हो जाए। लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी पाकिस्तान ने शायद कल्पना भी नहीं की थी। बिल्कुल, ये पाकिस्तान की रणनीति की एक बहुत बड़ी भूल थी। उन्हें लगा था कि कश्मीरी लोग ब्राज़ोज़ अबियर्तोस के साथ खुली बाहों से उनका स्वागत करेंगे। हुआ ठीक इसका उल्टा। स्थानीय चरवाहों और गांव वालों ने इन अजनबी चेहरों को देखते ही भारतीय सेना को खबर कर दी। तो उनकी पूरी योजना स्थानीय समर्थन पर टिकी थी और वो उन्हें मिला ही नहीं। बिल्कुल नहीं। नतीजा ये हुआ कि ऑपरेशन जिब्राल्टर पूरी तरह से फेल हो गया और इसने खुले युद्ध का रास्ता तैयार कर दिया। अच्छा, तो जब जिब्राल्टर बुरी तरह फेल हो गया तब पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया। ये तो एक तरह से बहुत बड़ा जुआ था, है ना? बिल्कुल, ये एक हताशा में उठाया गया कदम था। 1 सितंबर 1965 को उन्होंने ये ऑपरेशन शुरू किया। उनका लक्ष्य था जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर पर कब्जा करना। अखनूर? वो तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट था। हाँ, बहुत ज्यादा। वहां का पुल ही कश्मीर घाटी को बाकी भारत से जोड़ने वाली मुख्य सप्लाई लाइन थी। उन्हें लगा कि अगर वो अखनूर पर कब्जा कर लेते हैं तो पूरी कश्मीर घाटी में तैनात भारतीय सेना अलग थलग पड़ जाएगी। लेकिन उन्होंने भारत के पलटवार करने की क्षमता को बहुत कम आंका। बहुत ही कम। इस कदम ने भारत को एक बड़ा और अप्रत्याशित जवाबी हमला करने पर मजबूर कर दिया। 6 सितंबर को भारतीय सेना ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की और सीधे लाहौर और सियालकोट की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। हाँ, अब ये युद्ध सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पंजाब के मैदानी इलाकों तक फैल गया। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उन्हें इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। और यहीं से कुछ सबसे प्रसिद्ध और भीषण लड़ाइयां शुरू होती हैं। इसमें सबसे अहम थी असल उत्तर की लड़ाई। हाँ, डॉक्यूमेंट्री में इस पर खास जोर दिया गया है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा टैंक युद्ध माना जाता है। सबसे बड़ा टैंक युद्ध। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। पंजाब के खेमकरन का इलाका और चारों तरफ गन्ने के खेत, मैदान धुएं, धूल और जलते हुए टैंकों से भरा हुआ था। बिल्कुल, और यहाँ मुकाबला बराबरी का नहीं लग रहा था। पाकिस्तान के पास थे अमेरिका से मिले आधुनिक और शक्तिशाली पैटर्न टैंक्स, जिन्हें उस जमाने में अजेय माना जाता था, और भारत के पास थे पुराने सेंचुरियन और शर्मन टैंक। तो कागज पर तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी था, पर भारतीय सेना की रणनीति ने पूरी बाजी पलट दी। यहाँ पर यह जानना बहुत दिलचस्प है कि वो रणनीति क्या थी। ये एक शानदार सैन्य चाल थी। भारतीय कमांडरों ने जानबूझकर पाकिस्तानी टैंकों को गन्ने के खेतों में गहराई तक आने का मौका दिया। ये एक जाल था। जैसे ही पैटर्न टैंक उस इलाके में घुसे, भारतीय इंजीनियरों ने पास की नहरों के बांध तोड़ दिए और पूरे इलाके में पानी भर दिया। हाँ, और देखते ही देखते गन्ने के खेत एक दलदल में बदल गए और वो भारी भरकम पैटर्न टैंक उस कीचड़ में फंस गए और भारतीय टैंकों के लिए आसान निशाना बन गया। बिल्कुल,
खेमकरण का वो इलाका नष्ट हुए पाकिस्तानी टैंकों से इतना भर गया था कि लोग आज भी उसे पैटर्न नगर या पैटर्न ग्रेवयार्ड कहते हैं। पैटर्न नगर, ये तो एक तंज है। हाँ, एक तंजी है। अमेरिका के सबसे आधुनिक टैंक, जिन्हें अजेय माना जाता था, वो गन्ने के खेतों में कबाड़ बन गए थे। ये इंडियन आर्मी की हिम्मत और स्मार्ट स्ट्रैटेजी की मिसाल बन गया। इस लड़ाई ने तो पाकिस्तान के आक्रमण की कमर ही तोड़ दी। लेकिन ये जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जा रही थी, आसमान में भी एक अलग कहानी लिखी जा रही थी। हाँ, और हवाई युद्ध में भी मुकाबला बहुत दिलचस्प था। पाकिस्तान के पास थे अमेरिकी F-16 सेबर जेट्स और उस समय के सबसे एडवांस्ड विमानों में से एक F-10 स्टार फाइटर। वहीं भारतीय वायुसेना के पास MiG-21, हंटर और एक छोटा लेकिन बहुत फुर्तीला विमान था ग्नैट। गिनैट, जिसे सेबर स्लेयर का निकनेम भी मिला था, ऐसा क्यों? मजेदार बात यह है कि सेबर जेट ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन ग्नैट इतना छोटा और फुर्तीला था कि डॉग फाइट में ये सेबर के पीछे आसानी से आ जाता था। ये डेविड बनाम गोलियात की कहानी जैसा था, बस आसमान में। भारतीय वायुसेना ने अपनी रणनीति भी बदली और पाकिस्तान के महत्वपूर्ण एयरबेस जैसे सरगोधा को निशाना बनाया। जमीन और आसमान में तो जंग छिड़ी हुई थी, लेकिन समंदर में क्या हो रहा था? नौसेना की भी कोई भूमिका थी? बिल्कुल। हालांकि 1971 की तरह कोई बड़ी नौसैनिक लड़ाई नहीं हुई, लेकिन भारतीय नौसेना ने एक बहुत ज़रूरी काम किया। उन्होंने पाकिस्तान के सबसे अहम बंदरगाह कराची पर एक तरह की, कह सकते हैं, अघोषित नाकाबंदी कर दी। इससे पाकिस्तान की समुद्री सप्लाई लाइंस पर जबरदस्त दबाव बना। हफ्तों की भीषण लड़ाई के बाद, जिसमें दोनों तरफ से हजारों जानें गईं, आखिरकार 22 सितंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से दोनों देश युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। हाँ, युद्ध तो रुक गया, लेकिन शांति स्थापित करने के लिए एक राजनैतिक समाधान की जरूरत थी, और ये समाधान मिला सोवियत संघ की मध्यस्थता से। जनवरी 1966 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, जहां भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान मिले। हाँ, और कई दिनों की मुश्किल बातचीत के बाद उन्होंने ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किए। लेकिन इस समझौते की शर्तें थोड़ी विवादास्पद थी, है ना? मतलब समझौते में कहा गया कि दोनों देश अपनी सेनाओं को युद्ध से पहले की स्थिति में वापस ले जाएंगे। तो इसका मतलब था कि जीती हुई जमीन वापस करनी होगी। बिल्कुल, और यहीं पर कई लोग सवाल उठाते हैं। स्क्रिप्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि उस समय भारत पर बहुत ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, तो ताशकंद समझौते को उस समय शांति स्थापित करने के लिए एक जरूरी कदम के तौर पर देखा गया। और इसी समझौते के ठीक बाद एक बेहद दुखद घटना हुई। समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री शास्त्री जी का ताशकंद में ही निधन हो गया। हाँ, दिल का दौरा पड़ने से। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। एक प्रधानमंत्री जिसने देश को युद्ध में नेतृत्व दिया, वो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद घर वापस नहीं लौट सका। ये युद्ध ऐसी ही कई दुखद और साथ ही असाधारण वीरता की कहानियों से भरा है। एक नाम जिसका स्क्रिप्ट में विशेष उल्लेख है और जो हर भारतीय को याद है, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद। उनकी कहानी वाकई प्रेरणादायक है। वो असर उत्तर की लड़ाई में एक जीप पर अपनी रिकॉयलेस गन लेकर तैनात थे। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक छोटी सी जीप और सामने दुनिया के सबसे शक्तिशाली टैंकों में से एक पैटर्न टैंक, और वो अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जीप से एक के बाद एक टैंक को निशाना बनाते रहे। हाँ, अकेले ही पाकिस्तान के कई टैंक नष्ट कर दिए, इससे पहले कि दुश्मन की गोलीबारी में वे शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो अंत में इस युद्ध का निचोड़ क्या निकला? कौन जीता, कौन हारा? देखिए, अगर आप जमीन पर कब्जे के हिसाब से देखेंगे तो किसी भी पक्ष को कोई निर्णायक जीत नहीं मिली। युद्ध के बाद दोनों देश अपनी पुरानी सीमाओं पर लौट गए, लेकिन अगर हम उद्देश्यों के नजरिए से देखें तो भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी सफलता थी। क्योंकि पाकिस्तान का मुख्य उद्देश्य कश्मीर पर कब्जा करना था और वे इसमें पूरी तरह नाकाम रहे। सफलतापूर्वक बचाया, बल्कि लाहौर के दरवाजे तक पहुंचकर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन भी किया। तो असल में 1965 की जीत सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर थी, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस युद्ध ने 1962 की चीन से हार के दाग को धो दिया और भारतीय सेना के अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा किया। और यही आत्मविश्वास शायद 1971 के युद्ध में काम आया। निर्णायक साबित हुआ जब भारत ने एक और बड़ी और निर्णायक जीत हासिल की। तो
1965 का युद्ध सिर्फ टैंकों और तोपों की लड़ाई नहीं था। जैसा कि हमारी स्क्रिप्ट कहती है, यह साहस, रणनीति और अडिग संकल्प की लड़ाई थी। हर सैनिक का वीरता से भरा कदम भारत के भविष्य को सुरक्षित बनाने का एक हिस्सा बना। यहाँ एक सवाल मन में आता है। ताशकंद समझौते के तहत दोनों देशों ने जीती हुई जमीन वापस कर दी और युद्ध से पहले की स्थिति बहाल हो गई। तो सोचने वाली बात यह है कि जब इतने बलिदान के बाद जमीनी तौर पर कुछ नहीं बदलता, तो एक राष्ट्र के मनोविज्ञान और उसकी भविष्य की रणनीति पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या एक सैन्य गतिरोध भी एक तरह की जीत हो सकती है, खासकर जब आपका मुख्य लक्ष्य सिर्फ दुश्मन को रोकना और अपनी सीमाओं की रक्षा करना